हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर योगेश उशीर वापस आप लोगों के सामने एक बहुत सा बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूँ, चैप्टर लेके आया हूँ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड द रूल्स 1945. So before going to the briefly trick of the drug and cosmetic act, it is necessary to study whole the chapter by your own. Okay? तो डायरेक्टली अगर आप लोग ये ब्रीफिंग क्या है उसके ट्रिक्स पढ़ने के लिए जाओ तो कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा, आपको आपके लेवल पे पहले ये चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद ही मेरा पीपीटी जो ये प्रेजेंटेशन है आपके काम में आने वाला है, पहले ही स्लाइड में क्लियर करवा देता हूँ, ये शॉर्टकट नहीं है. ओके, सो ऑल्दो आई एम ब्रीफिंग द ट्रिक्स रिमेंबरिंग टू द डीएनसी एक्ट, बट it is not shortcut. And you have to take the initiative for the study before going for this video. So list of amending the acts and adaptations orders, इस तरीके से अभी तक अमेंडमेंट हो चुका है 2008 तक. लेटेस्ट अमेंडमेंट जो मुझे पता है मेरे रिकॉर्ड में है वो 2013 में हुआ था 29 अगस्त. इन राज्यसभा बिल इंट्रोड्यूस टू चेंज द नेम ऑफ द डीएनसी एक्ट to the Drug, Cosmetic and Medical Devices Act 1940. The objective of this act is very simple. 5 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव बहुत लोगों को पता है और वही लिखना है आपको. अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो वो मेन ऑब्जेक्टिव है, बट इसके अलावा ये 4 ऑब्जेक्टिव भी है, ये आपके माइंड में रखो, बैक ऑफ द योर माइंड. टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक through the licensing, ये word important है. Okay, through licensing, then manufacture, distribution and sale of drug and cosmetic by qualified person only. To prevent substandard drug, it's also objective. To regulate manufacture and sale of Ayurvedic, Siddha and Unani drugs. To establish DTAB, DCC for allopathic and allied drugs and cosmetic. शेड्यूल्स, जितने भी शेड्यूल है, शेड्यूल्स टू द एक्ट 2 है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल, एंड शेड्यूल्स टू द रूल A to Y है. ओके, सो बहुत सारा बार कंफ्यूजन करवा देते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है शेड्यूल टू द एक्ट करके. ओके, 2 ही शेड्यूल लिखने हैं वहां पे, एंड शेड्यूल टू द रूल वो A to Y तक है. तो जितने भी शेड्यूल से आपके जितने भी एग्जाम्पल आते हैं, तो मैंने ये यहाँ पे 7-8 जो है वो शेड्यूल लिखे हुए हैं. शेड्यूल ए, शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल पी एंड क्यू एंड एक्स. ओके, तो आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में टेबल बना के रखना है 3 कॉलम वाला, उसमें शेड्यूल लिखना है, कंटेंट लिखना है और उसका एग्जाम्पल लिखना है. ओके, सो बहुत बार जो है शेड्यूल जी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, शेड्यूल जी जो है वो आप लोग लिखवा देते हो, लेकिन उसके एग्जाम्पल जो रहेंगे वो दिमाग में नहीं बैठते हैं. ओके, तो ये 4-5 जो एग्जाम्पल जो है आपका जो टेबल बनाओगे नोटबुक में, दैट इज अ वेरी हैंडी नोट्स फॉर यू. ओके, इजी टू रिमेंबर, और जो एग्जाम्पल आपको पढ़ने में याद रखने में इजी जाते हैं वही लिखो. फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल पी, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स. ओके, एम्पिसिलिन कैप्सूल 24 मंथ का उसका लाइफ पीरियड है. Okay, then list schedule Q, list of dyes, color, pigment permitted to be used in cosmetic and the soap. Okay, orange G, टोनी रेड, इंडिगो कार्माइन, अलेजारिन, एरिथ्रोसिन, ये इजी है ध्यान में रखने के लिए. तो जो इजी एग्जांपल लगते हैं वही नोट डाउन करवा दीजिएगा आपके नोटबुक में. इस तरीके से शेड्यूल अगर करोगे, उसके एग्जांपल करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कंफ्यूजन होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा रहेंगे. देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन है, डेफिनेशन पार्ट है. ओके, उसमें अलग अलग डेफिनेशन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड द रूल्स 1945 के तहत. ओके, सो द डेफिनेशन जो है उसमें एक आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर का डेफिनेशन है. तो उसमें क्या है कि एएसयू ड्रग के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर अलग आता है, ड्रग्स अदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के लिए आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर अलग आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आप टेबल अच्छी तरीके से दिमाग में रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एनालिस्ट इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन फॉर एएसयू ड्रग 33F. ओके, 33F के तहत एएसयू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स के लिए जो है सेक्शन 33F के तहत
जो है उसका अपॉइंटमेंट होता है। देन फॉर ड्रग एंड अदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक ड्रग एनालिस्ट इज अपॉइंटेड एज पर द सेक्शन 20। इस तरीके से टेबल माइंड में रखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ड्रग स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एंड फार्मेसी, ये टेबल उसमें आप दिमाग में रखो। ओके, फॉर एग्जाम्पल ड्रग स्टोर, लाइसेंस प्रीमाइसेस फॉर सेल ऑफ ड्रग where service of the qualified person do not required. Next, chemist and druggist is a licensed premises for sale of drug which requires the services of qualified person and drugs not compounded against prescription. Pharmacy का definition, pharmacy is a licensed premises for sale of drugs where services of qualified person required and ड्रग्स कंपाउंडेड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। ये टेबल कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। देन डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग एंड द कॉस्मेटिक, ये दोनों का डेफिनेशन जो है ना, आप पहला डेफिनेशन जो है वो अलग है, लेकिन जो लास्ट के दो डेफिनेशन जो देखोगे आप वो सेम ही है दोनों के लिए। ओके, सो मिस ब्रांडेड ड्रग्स एंड द कॉस्मेटिक्स। misbranded drug का definition, okay, misbranded drugs shall be deemed to be misbranded if it is so colored, coated, powder or polished that damage conceal, or if it is made to appear of the better or greater therapeutic value than it really have, whereas misbranded cosmetic shall deemed to be misbranded if it contains a color which is not prescribed. Okay, so it's a definition for the your misbranded drug, misbranded cosmetic। ये कंपैरिजन मैंने यहाँ पे देके रखा हुआ है। लास्ट का जो दूसरा जो डेफिनेशन जो है आपका दोनों का भी, मिसब्रांडेड ड्रग, मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक का, वो दोनों का सेम है। थर्ड डेफिनेशन भी सेम है, लेकिन मिसब्रांडेड ड्रग में जो है ड्रग वर्ड इस्तेमाल किया है, मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक में जो है कॉस्मेटिक वर्ड की इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरीके से दिमाग में रखोगे तो कंफ्यूजन 0% होगा, आई एम गारंटीड। नेक्स्ट, similarly like to the your misbranded drug, misbranded cosmetic, misbranded drugs and your spurious drugs and spurious cosmetic का डेफिनेशन भी आपका सेम है, खाली वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ड्रग के अंदर ड्रग आ जाएगा, कॉस्मेटिक के अंदर कॉस्मेटिक आ जाएगा। ये अगर आप पैतरा इस्तेमाल करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। एक भी डेफिनेशन आप कर लेते हो, आइदर स्पूरियस ड्रग का या स्पूरियस कॉस्मेटिक का, वाइस वर्सा आप लिख सकते हो। Next, very important part, okay, administrative bodies of the Drug and Cosmetic Act. There are the three types of the administrative bodies. First is the advisory, second is the your analytical, third is the your executive. Okay, so advisory body, there are two advisory body, DTAB, DCC, Drug Consultative Committee, Drug Technical Advisory Board. Analytical body तीन है, Central Drug Laboratory, CDL, then DCL, Drug Control Laboratory, and the third one is the your government analyst. They are the three analytical bodies. There are the four executive bodies for the Drug and Cosmetic Act. First one, DI, that is the drug inspector. Second is the controlling authority. Third is the your licensing authority, and the fourth one is the your कस्टम कलेक्टर्स, जो एयरपोर्ट पे जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर रहता है वहाँ पे जो है तैनात रहते हैं, दे आर द कस्टम कलेक्टर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हर्ड इन द योर मूवीज ऑल्सो कस्टम ऑफिसर्स। ओके, दैट आर द योर एग्जीक्यूटिव बॉडीज फॉर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नेक्स्ट, CDL। सो CDL allotted function for the CDL. Okay, so allotted functions for the CDL. Okay, Central Drug Laboratory. Okay, Central Drug Laboratory जो उसका मेन फंक्शन है टू एनालिसिस एंड द टेस्ट ऑफ द वेरियस सैंपल्स ऑफ द ड्रग्स एंड द कॉस्मेटिक। वो खुद नहीं, कुछ सैंपल जो है एनालाइज और टेस्ट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल वो फंक्शन जो रहेगा वो खुद के बिहाफ में दूसरे को अलॉट करवा देता है। Okay, for example, to analyze the sera, vaccine, toxin, anti-sera, antitoxin. Okay, so then your serum protein for injection, sterilized surgical ligatures, sutures, bacteriophages,
अगर इनका एनालिसिस करना होगा तो सीडीएल जो है आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI कासोली में जो लोकेटेड है उनको डायरेक्ट करवाता है, उनको ऑर्डर करवाता है कि हमारे बिहाफ में, सीडीएल के बिहाफ में आपको ये सैंपल एनालाइज करवा के दे देने हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है सैंपल CRI को भेज सकते हो। यू हैव टू सेंड द सैंपल टूवर्ड्स द सीडीएल एंड सीडीएल के थ्रू जो रहेगा CRI कासोली की तरफ जो रहेगा ये सैंपल एनालिसिस के लिए जाता है। Then your next antisera वैक्सीन टॉक्साइड डायग्नोस्टिक एंटीजन एंड वेटरनरी यूज के लिए जो रहता है तो वो सैंपल जो है एनालिसिस करने के लिए सीडीएल जो है डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स द डायरेक्टर ऑफ IVRI इजहात नगर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को। ओके, देन एनालिसिस ऑफ द कंडोम्स दैट आर carried out on behalf of CDL by the Central Indian Pharmacopoeia Laboratory, which is located at the Ghaziabad. Then VDRL antigens analyzed and tested by serologist and chemical examiner to the Government of India, Kolkata. Then IUD and fallopian rings. Okay, so intrauterine devices and fallopian tubes are analyzed by the Department of Biochemical Engineering, IIT, New Delhi, on behalf of CDL. Next, dispatch of sample for analysis or test to the CDL. इसमें क्या है, फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 जो रहेगा प्रोसीजर में वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द फॉर्म नंबर 1 के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के भेजना पड़ता है सील पैकेट के साथ। ओके, विद द जो सैंपल का आपको एनालिसिस करना है। ओके, देन on receipt of the package to the authorized officer on behalf of the director of CDL record the condition of the seal packet. Then after completion of the analysis or testing the report, detailed report जो भी मेथड इस्तेमाल किया है, प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है to analyze the drug, to test the drugs, okay, that are given by the CDL with the signature of the director of CDL on the form number 2. Then certificate regarding the report is to be signed to the director and the authorized officer. ओके, सो नेक्स्ट टू दैट जो इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है, सीडीएल के पास सैंपल भिजवाना है, डिस्पैच करना है, एनालिसिस कौन से फॉर्म पे करना है, सॉरी एप्लीकेशन कौन से फॉर्म पे करना है, देन जो है डिटेल रिपोर्ट जो है वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी कौन से फॉर्म के ऊपर भेजेगी, तो उसमें वो फॉर्म के कंफ्यूजन रहते हैं। तो उसके लिए ये टेबल कर लेना है। 3 अगर आप चैप्टर अगर ठीक से पढ़ते हो, एक्ट ठीक से पढ़ते हो, तो उसमें 3 आपको दिखाई देंगे मेन बॉडी जिसके पास एनालिसिस और टेस्ट करने के लिए सैंपल भेजते हैं या वो भेजते हैं टुवर्ड्स द अथॉरिटी। ओके, फर्स्ट इज सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी की तरफ, देन गवर्नमेंट एनालिस्ट की तरफ सैंपल भेजना पड़ता है, एंड ड्रग इंस्पेक्टर जो रहेगा वो सैंपल भेजता है आइदर सीडीएल और द योर गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो ये टेबल जो है वो याद रखो। फॉर्म नंबर 1 जो है सीडीएल को इंपॉर्टेंट है, फॉर्म नंबर 2 जो है वो सीडीएल में इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एनालिसिस के लिए एनालिस्ट के लिए फॉर्म नंबर 13, फॉर्म नंबर 14 है, फॉर्म नंबर 14B जो है वो इंपॉर्टेंट है। डिटेल रिपोर्ट जो रहेगा गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर्म नंबर 14B के पास भिजवाएगा, सॉरी साइन करके भिजवाएगा जिसने सैंपल भेजा है उसके पास। ओके, देन ड्रग इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म नंबर 17, फॉर्म नंबर 16A जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। सो वट एवर द वी से दैट एक्नॉलेजमेंट और इफ द प्राइस रिफ्यूज बाय द पर्सन टू हुम ड्रग इंस्पेक्टर कलेक्टेड द सैंपल, तो उसको फॉर्म नंबर 16A में लिखवा के देना पड़ता है टेंडर प्राइस दे के। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्म्स while writing into your answer and while checking by the any teacher like me. Okay, I just concentrate on the forms. These are the keywords for us in any answer. Then qualification of the government analyst. Okay, तो 2 कॉलम बढ़िया से बना लीजिएगा। गवर्नमेंट एनालिस्ट के जो कॉलम है वो उसमें जो है 3 जो है क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ड्रग इंस्पेक्टर में आपका ग्रेजुएट इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस और द मेडिसिन with specialization in clinical pharmacology or microbiology, provided that for the purpose of inspection of the manufacture of the substance specified in the schedule C should have। तो 3 ऑप्शन में ये ग्रेजुएशन के साथ साथ ये एक्सपीरियंस कुछ उसको होना चाहिए। तो 3 प्रकार का एक्सपीरियंस कंसिडर होगा, यहाँ पे दिया है नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस,
in manufacturing at least one of the schedule C substance. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल सी जो है जहां पे भी होता होगा वहां पे उसको 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. देन नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग at least one of the schedule C1 substance. Okay, so other biological product है उसका हम लोग बोल सकते हैं टेस्टिंग का एटलीस्ट 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसमें से कौन सा भी एक का एनालिसिस उसने किया होना चाहिए 18 महीने, पूरा 18 महीने तक. Then not less than 3 years experience in the inspection in the firms manufacturing any of the schedule C substance during course of their service as a drug inspector. Okay, so these are the three we say that experiences required along with the graduate in the pharmacy, pharmaceutical science and the medicine with specialization in clinical pharmacology or microbiology for the drug inspector. Next, forms and licenses to sale of the drug. मान के चलो other than C, C1 and the X शेड्यूल एक्स ड्रग अगर उसको बेचना है, अदर देन ये तीन शेड्यूल के अलावा शेड्यूल जी, शेड्यूल एच ड्रग बेचना है, रिटेल सेल करना है तो फॉर्म नंबर 20 चाहिए. शेड्यूल सी, C1 ड्रग अगर बेचना है, रिटेल सेल करना है तो फॉर्म नंबर 21 के ऊपर एप्लीकेशन करेगा. जो भी फार्मासिस्ट रहेगा वो शेड्यूल एक्स ड्रग अगर बेचना है, by that time on the form number 20F the application is made to sell the drugs on the retail sale, similar for the restricted license, similar for the wholesale, and if the any drug sell on the, by the wholesaler to distribute by the motor vehicle. Okay, so गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है होलसेलर को, तो वो व्हीकल के लिए भी उसको लाइसेंस लेना है, तो वो लाइसेंस जो रहेगा फॉर्म नंबर 20BB के लिए, फॉर्म नंबर 21BB में जो है वो एप्लीकेशन करेगा और टूवर्ड्स द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और उसे लाइसेंस जो रहेगा वो ग्रांट हो जाएगा. तो ये उसमें कॉलम ये टेबल जो है फॉर्म्स एंड लाइसेंस के लिए याद में रख लीजिएगा. Next, penalties related to the import. Okay, so these are the penalties related to the import. कॉलम में दिया है, ठीक से ध्यान से देख लीजिएगा, आपके नोटबुक में नोट डाउन करवा दीजिएगा ये, तो इजीली जो है मगअप करने में इजी जाएगा आपको. नेक्स्ट, पेनल्टीज रिलेटेड टू द योर मैन्युफैक्चरर, सिमिलर लाइक टू द योर इंपोर्ट के लिए जो मैंने बताया आपको सिंपल सा ट्रिक, वही ट्रिक जो है वो आपको पेनल्टीज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल करना है. ओके, सो मेरा एक बुक भी है मार्केट में अवेलेबल है, एवरेस्ट पब्लिशिंग हाउस का. इफ यू गेट द टाइम, search on the Amazon also, then Flipkart also it is available. If you find suitable information, latest information अगर आपको चाहिए तो ये बुक में आपको latest information related to the pharmaceutical jurisprudence सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको मिल जाएगा. ओके, 2019 में ही पब्लिश हुआ है, तो यू गेट द होल द डिटेल इंफॉर्मेशन इन दिस बुक्स. देन मेरा एक फार्मा O2 करके ऐप भी है प्ले स्टोर पे, लेटेस्ट फार्मा फील्ड के रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ अलग सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहिए होगा, दैट इज अवेलेबल ऑन द फार्मा O2 ऐप. ओके, देन व्हाटएवर द मॉडल आंसर्स ऑफ द MSBT इज आल्सो आई पुट kept into the your Pharma O2 app, that is a free of cost. Download it from the your Play Store. If you find the suitable information regarding this presentation, मेरा जो आप देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरा जो YouTube पे चैनल है डॉक्टर योगेश उशीर करके, ओके, तो उसे सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा ये भी PPT. थैंक यू वेरी मच एंड कीप studying the pharmaceutical jurisprudence. It is a very interesting subject. Thank you.